कई बार अक्सर सवाल किया जाता है कि डिप्टी कलेक्टर और एमपी एमएलए इन दोनों में ज़्यादा पावरफुल कौन होता है। ऐसे सिचुएशन में हम ना तो डिप्टी कलेक्टर को पावरफुल कह सकते हैं और ना ही एमपी एमएलए को। यहाँ पर किसी को भी पावरफुल कहना गलत होगा। आप सभी में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो यूपीएससी सीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। इनमें से कई सारे एस्पिरेंट ऐसे भी होंगे जो पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आप सभी एस्पिरेंट को यह तो पता ही होगा कि एमपी एमएलए बनते कैसे हैं, इनका क्या काम होता है, ये किस तरीके से संसद में या विधानसभा में अपना काम पेश करते हैं और इनको क्या क्या पावर्स दी गई हैं, ये अपने पावर को कैसे यूज करते हैं। लेकिन आपको जो भी नॉलेज होगा वो सभी किताबों के अनुसार होगा। क्या आप सभी ने ध्यान दिया है कि रियलिटी में एमपी एमएलए को क्या पावर दिया गया है और वो इसका कैसे यूज करते हैं, और यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर का क्या रोल होता है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि आखिर एमपी एमएलए और डिप्टी कलेक्टर यहाँ पर हम किसे पावरफुल कहेंगे और कब कहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे एमपी एमएलए के बारे में जो कि राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब ऐसी स्थिति में एमपी एमएलए के काम और पावर इन दोनों के ही बारे में हम बात करेंगे, वो भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही पॉइंट में, जहां पर डिप्टी कलेक्टर का भी रोल है। ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि कोई एमएलए अपने विधानसभा क्षेत्र में ऐसे काम कर रहे हैं जो विकास से संबंधित है और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो विधायक हैं, एमएलए हैं, वो ज़्यादा पावरफुल नज़र आते हैं। क्योंकि अगर वो काम सही से कर रहे हैं तो वो सारा काम जब सही से करेंगे, किसी भी डॉक्यूमेंट को पास करवाएंगे, तो ऐसी स्थिति में जहाँ जहाँ डिप्टी कलेक्टर का रोल है वहाँ पर उन्हें सही से काम करना ही होगा। यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर अपनी मर्जी से काम को नहीं रोक पाएंगे। सामान्यतः ऐसा होता नहीं है कि कोई डिप्टी कलेक्टर वहाँ के विधायक के काम में आकर के उसे रोके या टोके। अगर वो सही से काम कर रहे हैं तो बिल्कुल भी वो नहीं रोकते हैं। अब इसके बाद भी मान लीजिए कि कोई डिप्टी कलेक्टर ऐसा करते हैं कि विधायक के द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं उन काम को रोकने के लिए वो डॉक्यूमेंट को पास नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में डिप्टी कलेक्टर डॉक्यूमेंट को रोक तो देते हैं, लेकिन जब विधायक अपने पावर का यूज करते हैं तो ऐसी स्थिति में डिप्टी कलेक्टर को उनकी बात माननी होगी। अगर वो बात नहीं मानेंगे तो यहाँ पर जो एमएलए है वो उस दल के या उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिनकी सत्ता या सरकार है। तो ऐसी स्थिति में सरकार ध्यान देगी कि जो डिप्टी कलेक्टर है वो विकास संबंधी काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में या तो उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा या फिर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि मान लीजिए कि जो एमएलए है वो सही से काम नहीं करते हैं, मान लीजिए कि किसी भी तरीके से अवैध रूप से काम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या डिप्टी कलेक्टर ऐसे काम को रोक सकते हैं या नहीं अपने पावर का यूज करके। तो आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ भी अपने पावर का यूज करके वो काम को रोक तो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। यहाँ पर भी ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो एमएलए है वो उस पार्टी से बिलोंग करता है या उस पार्टी से है जिसकी सरकार है। ऐसी स्थिति तब आती है जब राज्य सरकार को पता होता है कि जो विधायक है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, और उसके साथ ही राज्य सरकार भी इस तरीके के काम में हस्तक्षेप नहीं करती है या फिर साथ देती है। लेकिन अगर राज्य सरकार साथ नहीं देती है तो ऐसी स्थिति में विधायक के काम को डिप्टी कलेक्टर जब रोकेंगे तो यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर को किसी भी तरीके से नहीं रोका जाएगा उनके अपने पावर को यूज करने के लिए। अब मैं बात करती हूँ ऐसे एमएलए के बारे में जिनकी सरकार सत्ता में नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ऐसे विधानसभा क्षेत्र में ऐसे विधायक जो चुने गए हैं जिसकी सरकार सत्ता में नहीं है बल्कि वो विरोधी दल से हैं। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि एमएलए बहुत अच्छे से काम करना चाहते हैं और वो डॉक्यूमेंट पास कराना चाहते हैं, तो डिप्टी कलेक्टर को अगर लगे तो डॉक्यूमेंट में साइन कर दे, डॉक्यूमेंट पास हो जाएगा। अगर डिप्टी कलेक्टर को लगता है कि नहीं ये काम सही से नहीं हो रहा है या नहीं होने वाला है और वो चाहे तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है उसे पास नहीं करें, तो ऐसी स्थिति में एमएलए यहाँ पर पावरफुल नहीं है क्योंकि वो जिस पार्टी से बिलोंग करता है
उसकी सरकार नहीं बनी हुई है। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि एमएलए शिकायत करते हैं कि डिप्टी कलेक्टर हमारे काम को रोक रहे हैं, जबकि हम काम सही से करना चाह रहे हैं या सही कर रहे हैं उसके बाद भी। अब ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, वो चाहे तो शिकायत को सुने या चाहे तो शिकायत बिना सुने ही उसे हटा दिया जाए या टाल दिया जाए। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि वही एमएलए जो कि दूसरी पार्टी से बिलोंग करता है, जिसकी सरकार सत्ता में नहीं है, अब वो कोई अवैध काम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में डिप्टी कलेक्टर इस अवैध काम को रोक सकते हैं, या यूं कहूँ कि वो रोकते ही हैं। और ऐसी स्थिति में बाकायदे उन्हें गिरफ्तार भी करवाया जाता है, सजा भी दिलाई जाती है। यहाँ पर जो एमएलए है वो बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार नहीं है। यहाँ पर सरल लैंग्वेज में आपको अगर बताऊं तो यूँ समझ लीजिए कि अगर एमएलए उस पार्टी से नहीं है जिसकी सरकार है, तो यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर ज़्यादा पावरफुल हैं। अब दूसरी स्थिति ये होती है कि एमएलए उस पार्टी से बिलोंग करता है जिसकी सरकार है, तो ऐसी स्थिति में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं राज्य सरकार के ऊपर। अगर राज्य सरकार चाहे तो एमएलए की बात सुनकर एमएलए का साथ दे सकती है और उसके काम को सही ठहराते हुए डिप्टी कलेक्टर के प्रति कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अगर राज्य सरकार चाहती है कि डिप्टी कलेक्टर सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में डिप्टी कलेक्टर ज़्यादा पावरफुल हैं और एमएलए कम पावरफुल हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें मायने रखती हैं कि कब कौन सी स्थिति है और उस स्थिति के हिसाब से कौन ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए कभी भी कोई आपसे अगर पूछे कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, तो काफ़ी सोच समझ कर ही जवाब दें।